या तो वाइब्रेशन मोड पर डाल दें या तो इसे स्विच ऑफ कर दें ताकि कलाकारों को कोई परेशानी ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारा नाटक काबुली वाला। सहसा मेरी 5 वर्ष की लाडली बेटी मिनी अगरम बगरम का खेल छोड़कर खिड़की की ओर भागी और जोर जोर से पुकारने लगी, काबली वाले, ओ काबली वाले। मैं इस समय उपन्यास लिख रहा था। नायक नायिका को लेकर अंधेरी रात में जेल की ऊंची खिड़की से नीचे बहते नदी के जल में कूदने ही वाला था कि बस घटना वहीं थम गई। मैं सोचने लगा, मेरी बेटी कितनी चंचल और बातूनी है। अभी कुछ पल पहले वो मेरे पैरों के पास बैठी खेल रही थी। अचानक उसे क्या सूझा। मिनी के इस काम से मुझे अचरज होना हुआ, पर थोड़ी परेशानी जरूर महसूस हुई। मैंने सोचा कि बस अब अपनी पीठ पर झोली लटकाए काबुली वाला आ खड़ा हो। मेरा 17वां अध्याय अब पूरा नहीं हो सकता। जो ही काबुली वाले ने मुंह फेरा और घर की ओर आने लगा, क्यों ही वो घर के अंदर भाग गए।
बाबा बाबा, क्या काबली वाला अपनी झोली में मेरे दूसरे बच्चे चुराए रखता है? सलाम साहब। आदमी को घर बुलाकर उससे कपड़ा खरीदना अच्छा नहीं लगता, इसलिए उससे कुछ खरीदा और दो चार बातें हुई। क्या नाम है भाई तुम्हारा? साहब मेरा नाम रहमत है, पर सब मुझे प्यार से काबुली वाला कहता है। ये लो भाई रहमत। साहब वो तुम्हारी बेटी नहीं दिखाई दे रही है। मिनी, ओ मिनी। लो मुन्नी, बादाम खाओ। अच्छा मिनी की माँ चल जाओ। ठीक है चलिए। कुछ दिन बाद एक दिन घर से बाहर जाते समय मैंने देखा कि मेरी बाहर बेंच पर बैठी हुई काबली वाला उसके पैरों के पास बैठा हुआ है। मिनी अपनी बेटी से पैर की बातें करती है और काबली वाला मुस्कुराता हुआ सब कुछ सुनता रहता है। बीच में वो उसकी बातों पर अपनी राय भी बताता जाता है। अपने 5 साल के जीवन में मिनी को अपने पिता के अतिरिक्त उसकी बातों को इतना धैर्य से सुनने वाला कभी ना मिला। मैंने ये भी देखा कि मिनी का सच्चा आंचल काबली बादाम से भरा था। मैंने काबली वाले से कहा, अरे भाई उसे ये सब क्यों दे दिया? आपके बाद ना देना। हाँ ये लो। ठीक है साहब। मिनी, मिनी, तुझे पैसे कहाँ से मिले? काबली वाले ने दी है। मैंने तुझे मना किया फिर भी तूने ले ली। मैंने मांगी नहीं, उसने खुद दे दी। तो तूने क्यों लिए? अरे मिनी की माँ तुम भी छोड़ो उसे। कहाँ तुम? उठो मिनी, मिनी उठो। कुछ ऐसी बात करते हैं। पता चला कि इस दौरान काबली वाले ने लगभग रोज आकर मिनी को पिस्ता बादाम देकर उसके नन्हे दिल पर विश्वास पा लिया है और वे दोनों आपस में दोस्त बन चुके हैं। उनके बीच कुछ बंधी हुई बातें और हंसी मजाक चलने लगा है। काबली वाले, काबली वाले, तुम्हारी झोली में क्या है? मेरी झोली में हाथी। अच्छा मुन्नी, एक बात बताओ, तुम ससुराल जाओगी? ससुराल? अच्छा तुम ससुराल जाओगे? मैं तो ससुर को मारूंगा। मिनी के पापा को देश विदेश घूमने की इच्छा थी, लेकिन कमरे से बाहर निकलते ही उन्हें घबराहट होने लगती है। इसीलिए रोज मेज के सामने बैठकर काबुली के साथ बातचीत करने से उनका घूमने का काफी काम भी हो जाता है। काबुली वाला टूटी फूटी बांग्ला में अपने देश की बातें कहता है और उसकी तस्वीर एक ही आंखों में आ जाती है। मिनी की माँ बहुत सच्ची स्वभाव की महिला थी। उन्हें काबुली वाले पर जरा भी भरोसा नहीं था। उन्होंने उस पर खास तौर से नजर रखने के लिए प्रार्थना की। एक बात बताइए, क्या कभी किसी के बच्चे चोरी नहीं जाते? क्या एक
लंबे चौड़े काबुली के लिए एक छोटे से बच्चे को चुरा ले जाना नामुमकिन है। अच्छा तुम ही बताओ, क्या इस छोटी सी बात के लिए उस भले मानस रहमत को घर आने से मना कर दूं? आप कुछ भी कहिए, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। हर वर्ष माघ महीने के बीचों बीच रहमत अपने देश चला जाता। इस समय वो अपना सारा उधार रुपया वसूली करने में जुटा रहता, लेकिन फिर भी एक बार मिनी से जरूर मिल जाता। यदि सुबह समय नहीं मिलता तो शाम को आ पहुंचता। जब कभी उसे अंधेरे कमरे में बैठा देखता तो सचमुच बड़ा भय सा लगता, लेकिन जब उन दोनों की भली भाली बातें सुनता तो मन प्रसन्नता से भर उठता। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठा कुछ पढ़ रहा कि तभी बाहर से बड़े जोर का हल्ला सुनाई पड़ा। आंख उठाई तो देखा दो पहरे वाले अपने रहमत को बांधे लिए आ रहे हैं। रहमत के शरीर और कपड़ों पर खून के दाग हैं। मैंने एक पहरे वाले को रोककर उससे पूछा, छोड़ो मुझे। अरे रुको भाई, आखिर क्या मामला है? साहब जी, आपके पड़ोसी ने रामपुरी चादर के लिए इस रहमत से रुपया उधार लिया था। उसने झूठ बोलकर रुपया उधार लिया था और देने से इनकार कर दिया। इसी बात को लेकर कहा सुनी करते करते इस रहमत ने उसे छुरा भोंक दिया। नहीं साहब, ये झूठ बोल रहा है। काबली वाले, ओ काबली वाले, तुम ससुराल जाओगे? मैं वहीं जा रहा हूँ। मेरे हाथ बंधे हैं ना, वरना ससुर को मारता। चल चल चल। मुझसे भी अब वो पहले जैसी बातचीत न करती। मैंने तो इस प्रकार से इससे पुट्टी कर ली थी। बहुत सुहावनी सुबह थी। आज मेरे घर में शहनाइयां गूंज उठी थी। शहनाई के स्वर मेरे हृदय को अंदर से रुला रहे थे। मेरी मिनी मुझसे विदा होने जा रही थी। आज मेरी मिनी का विवाह। सुबह से ही विवाह की तैयारियां हो रही थी। मैं अपने कमरे में बैठा हिसाब देख रहा था कि तभी रहमत आकर सलाम करके खड़ा हो गया। सलाम साहब। पहले तो मैं उसे पहचान ही ना पाया। न उसके वो लंबे बाल, न पीठ पर वो झोली। शरीर भी काफी कमजोर हो गया। फिर उसकी मुस्कुराहट देखकर उसे पहचाना। क्यों रे रहमत, कब छूटा? कल शाम को जेल से छूटा हूँ साहब। सुनकर कानों में जैसे झटका सा। आज के शुभ दिन ये आदमी यहाँ से चला जाए तो अच्छा है। मैंने उससे कहा, देखो भाई, आज घर में बहुत काम है, आज तुम जाओ। मेरे भी एक लड़का, मैं उसी का चेहरा याद करके तुम्हारी बेटी के लिए मेवे लाया करता था, सौदा करते नहीं। देखा तो कागज पर किसी नन्हे हाथ की छाप थी। कोई फोटो नहीं, रंगों से बना कोई चित्र नहीं। नन्ही बिटिया के हाथ में जरा सी कालिख लगाकर कागज पर उसकी छाप ले ली गई थी। अपनी बिटिया की इसी यादगार को अपने सीने से लगाए रहमत
कलकत्ते की गलियों में मेवे बेचने आता था। मानो उस सुंदर कोमल बच्ची के हाथ की छुअन पर उसके हृदय में अमृत की धारा बहाती रहती। देखकर मेरी आंखें छलछला गई। उस दिन मैंने समझा कि जो मैं हूं वो भी तो वही है। मैं पिता हूं, वो भी पिता है। रुको रहमत, मिनी, ओ मिनी। बोली तू ससुराल जाएगी? मेरी बेटी भी इसी तरह बड़ी हो गई होगी। इन 8 वर्षों में उस पर क्या बीती होगी, ये भी भला कोई जानता है? ये रुपए रखो और अपने देश अपनी बेटी के पास लौट जाओ। तुम्हारा मिलन सुख मेरी मिनी का कल्याण करे। ब्रेक के बाद हम अपनी दूसरी कहानी सादत हसन मंटो कृत मंजूर को प्रस्तुत करेंगे। बस 10 मिनट। साथी चल तुझे बस यूं ही चलना है, तमन की याद में बस तुझको जलना है। तू भरे चल बाहर को तुझ में ढलना है, सांची की तो फिर प्रियतम को जलना है। तू साथी चल पुराण निकट सब अंदर, वेद पुराण निकट सब अंदर, पुराण निकट सब मन में
जब उसे अस्पताल में दाखिल किया गया तो उसकी नब्ज की रफ्तार ठीक तरह से नहीं चल रही थी। पहली रात उसे ऑक्सीजन पर रखा गया था। जो नर्स ड्यूटी पर थी उसका कहना था कि नया मरीज सुबह से पहले पहले मर जाए। उसकी नब्ज जोर जोर से फड़फड़ाती थी तो कभी काफी देर के बाद चलती थी। पसीने में उसका सारा बदन शराबोर था। एक क्षण के लिए भी उसे आराम न मिलता। कभी इस करवट लेटता, कभी उस करवट। जब घबराहट बहुत ज्यादा बढ़ जाती तो उठकर बैठ जाता और लंबी लंबी सांसें लेने लगता। रंग उसका हल्दी की गांठ की तरफ नीला, आंखें अंदर घुसी, नाक का पासा बर्फ की डली, सारे बदन पर रेशा। सारी रात उसने बड़ी पीड़ा में काटी। ऑक्सीजन बराबर दी जा रही थी। सुबह हुई तो उसे कुछ आराम महसूस हुआ और वो बेहाल होकर सो गई। उसके 2-3 अजीज आए, कुछ देर बैठे रहे और फिर चले गए। डॉक्टरों ने उन्हें बता दिया था कि मरीज को दिल का रोग है और ये बहुत खतरनाक होगा। जब वो उठा तो उसे टीके लगा दिए गए। उसके दिल में बदस्तूर मीठा मीठा दर्द हो रहा था। सांसों के पुट्ठे अकड़े हुए थे, जैसे रात भर उन्हें कोई कूटता रहा था। जिस्म की बोटी बोटी दुख रही थी, मगर कमजोरी के कारण वो ज्यादा तकलीफ महसूस नहीं कर रहा था। वैसे उसको यकीन था कि उसकी मौत दूर नहीं, आज नहीं तो कल जरूर मर जाएगा। उसकी उम्र 32 वर्ष की करीब थी। इन वर्षों में उसे कोई राहत की सांस न ली, जो उसे याद आती और उसकी तकलीफ में इजाफा। उसके माँ बाप उसके बचपन में ही गुजर गए। हम मालूम नहीं उसकी परवरिश किस खास शख्स ने की। हम बस इधर उधर की ठोकरें खाता इस उम्र तक पहुंच गया और बड़ी गरीबी की जिंदगी गुजारा। दिल में टीसे न उठती तो अपनी तंदुरुस्ती और बीमारी में कोई नुमाया फर्क महसूस न करता, क्योंकि उसकी सेहत कभी ठीक थी ही। कोई ना कोई रोग उसे लगा रहता था। शाम तक उसे 4 टीके लग चुके थे। ऑक्सीजन हटा ली गई। दिल का दर्द कुछ कम था, इसलिए वो होश में था और अपने आसपास का जायजा ले सकता था। उसे एक बहुत बड़े वार्ड में रखा गया, जहां पर उसी की तरह कई मरीज लोहे की चारपाइयों पर लेटे थे। उसके बाएं हाथ पर 9-10 बरस का एक लड़का कंबल में लिपटा हुआ उसकी ओर देख रहा था। उसका चेहरा थमथमा रहा। वालेकुम सलाम। आपकी तबीयत कैसी है? अल्लाह का शुक्र है। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अख्तर है। मेरा नाम मंजूर है। आपा जान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मंजूर, कैसे हो? डॉक्टर सलाम का जवाब देकर उसके पास बैठ गया और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर उससे बातें करता रहा, जो अस्पताल के ही बारे में। मंजूर को अपने वार्ड के हर एक मरीज में दिलचस्पी थी। उसको पता था कि किसकी हालत अच्छी है और किसकी हालत खराब है, कौन आया है और कौन गया है। सभी डॉक्टर के दोस्त थे और अस्पताल की सारी नर्सें बहनें थी। मरीजों में कोई चचा था, कोई मामू था तो कोई भाईजान। सब उससे प्यार करते थे, बहुत ज्यादा बातों में। मगर अब तक तो हालांकि वो दिल का मरीज था और इस मर्ज के कारण बहुत चिड़चिड़ा हो गया था। उसे मंजूर की आदत खलती नहीं थी। चूंकि उसका बिस्तर अख्तर के बिस्तर के पास था, इसलिए दोनों के बीच थोड़ी थोड़ी देर पर गुफ्तगू हुआ करती, जो छोटे छोटे मासूम जुमलों पर। भाईजान, आपके भाई बहन हैं? मैं अपने माँ बाप का इकलौता लड़का हूँ। अब आपके दिल में दर्द तो नहीं होता है? मुझे नहीं पता दिल का दर्द कैसा होता है। आप जल्द ठीक हो जाएंगे। दूध ज्यादा पिया करें,
मैं बड़े डॉक्टर जी से कहूंगा वो आपको मक्खन भी दिया करेंगे। बड़ा डॉक्टर भी उससे बहुत प्यार करता था। सुबह जब राउंड पर आता तो कुर्सी मंगाकर उसके पास थोड़ी देर तक जरूर बैठता और उसके साथ इधर उधर की बातें करता रहता। उसका बाप दर्जी था जो दोपहर को 15-20 मिनट के लिए आता, सख्त अफरा तफरी के आलम में उसके लिए फल वगैरह लाता और उसे जल्दी जल्दी खिलाकर उसके सर पर मुहब्बत का हाथ फेरता और चला जाता। शाम को उसकी माँ आती और बुर्का ओढ़े देर तक उसके पास बैठी रहती। मैंने उसी वक्त इससे दिली रिश्ता कायम कर लिया जब इसने मुझसे सलाम किया था। इससे बातें करने के बाद यह रिश्ता और भी मजबूत हो गया। दूसरे दिन रात की खामोशी में जब मुझे सोचने का मौका मिला तो मैंने महसूस किया कि मेरी हालत में जो सुधार हुआ है मंजूर का ही करिश्मा है। हम सभी डॉक्टर मायूस थे। हमें पता था कि अब तक ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहेंगे। एक दिन मंजूर ने उसे बताया कि जब उसे अस्पताल में बिस्तर पर लेटाया गया था तो उसकी नब्ज करीब करीब गायब थी। उसने दिल ही दिल में कई मरतबा दुआ मांगी कि खुदा उस पर रहम करे। उसकी दुआ ही का नतीजा था कि वो मरते मरते बच गया। मगर वो जानता था कि वो ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहे, इसलिए कि उसका मर्ज बहुत घातक था। हाँ, इतनी ख्वाहिश जरूर पैदा हुई कि वो कुछ दिन और जिंदा रहे ताकि मंजूर से उसका रिश्ता न टूट जाए। दो तीन दिन गुजर गए। मंजूर अपनी रूटीन के मुताबिक सारा दिन चहकता रहता। कभी डॉक्टरों से बातें करता तो कभी नर्सों से बातें करता तो कभी जमादार से। ये भी उसके दोस्त थे। अख्तर को तो ये महसूस होता था कि वार्ड की बदबूदार फिजा का हर जर्रा उसका दोस्त है। वो जिसकी ओर देखता था तुरंत उसका दोस्त बन जाता था। 2-3 रोज गुजरने के बाद जब मुझे मालूम हुआ कि मंजूर का निचला धड़ अपंग है तब मुझे सख्त सदमा पहुंचा। लेकिन हैरत भी हुई कि इतने बड़े नुकसान के बावजूद ये खुश क्यों रहता है। बातें जब इसके मुंह से बुलबुलों के मानिंद निकलती हैं तो इन्हें सुनकर कौन कह सकता है कि इसका निचला धड़ गोश्त पोस्ट का बेजान लोथड़ा है। मैंने इससे इसके फालिश के बारे में कोई बात नहीं, इसलिए कि इससे ऐसी बात पूछना तो बहुत बड़ी हिमाकत होती है, जिससे ये बिल्कुल बेखबर मालूम होता था। लेकिन एक दिन मुझे किसी तरह से मालूम हुआ कि मंजूर जब खेल कूद कर वापस आया तब इसने ठंडे पानी से नहा लिया, जिसके कारण अम्मी खेल के आ गया, नहाने जा रहा हूँ। अच्छा। मंजूर 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 बेटा क्या हुआ? मंजूर 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 बेटा मंजूर 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 मेरा एक इकलौता लड़का था। मुझे बहुत दुख हुआ। शुरू में हकीमों का इलाज कराया मगर कोई फायदा नहीं हुआ। फिर टोले टोटके का सहारा लिया मगर बेकार। आखिर किसी के कहने पर
मैंने इसे अस्पताल में दाखिल करा दिया ताकि अच्छी तरह से इसका इलाज हो सके। हम सभी डॉक्टर मायूस थे। हमें मालूम था कि जिस्म का अपंग हिस्सा कभी ठीक नहीं होगा। फिर भी उसके माँ बाप का जी रखने के लिए हम उसका इलाज कर रहे थे। हमें तो हैरत थी कि वो इतनी देर जिंदा कैसे रहा, इसलिए कि उस पर फालिज का हमला बहुत शदीद था, जिसने उसके जिस्म के निचले हिस्से को नकारा करने के सिवा बहुत से नाजुक अंगों को झंझोर कर रख दिया था। हम उस पर तरस खाते थे और उससे प्यार करते थे, इसलिए कि उसने सदा खुश रहने का गुण अपनी शदीद बीमारी से सीखा है। उसके मासूम दिमाग में ये तरीका खुद इजाद किया ताकि उसका दुख झुक जाए। अख्तर पर फिर एक दौरा पड़ा। ये पहले दौरे से कहीं ज्यादा तकलीफ देह और खतरनाक था, मगर उसने सब्र और तहम्मुल से काम लिया और उसने मंजूर की मिसाल सामने रखकर अपने दुख दर्द को गाफिल रहने की कोशिश की, जिसमें उसे कामयाबी हुई। डॉक्टरों को तो इस मर्तबा 100% यकीन था कि दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं बचा सकती, मगर करिश्मा हुआ और रात की ड्यूटी पर लगी नर्स ने जब सुबह सवेरे उसे दूसरी नर्स को सुपुर्द किया तो उसकी गिरती हुई नब्ज संभल चुकी थी और वो जिंदा था। मौत से कुश्ती लड़ते लड़ते जब वो निढाल होकर सोने लगा तो उसने अपनी आधी मूंदी आंखों से मंजूर की तरफ देखा, जो स्वप्न विचार में मगन था। वो अपनी कमजोर दिल से उसकी ओर बढ़ा, उसकी पेशानी को चूमा और सो गया। सुबह उठा तो देखा मंजूर चहक रहा था, नर्स से उसके संबंध में बातें कर रहा था। आपा जान, अख्तर भाईजान को जगाओ ना, दवा का वक्त हो गया है। नहीं, उसे सोने दो, उसे आराम की जरूरत है। नहीं, वो बिल्कुल ठीक है, उन्हें दवा दो। अच्छा ठीक है, दे दूंगी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। हाँ शायद। नर्स अभी आपके लिए दवा ला रही है। मैंने महसूस किया कि मंजूर की बातें मेरे कमजोर दिल को शक्ति दे रही हैं। थोड़ी देर बाद मैं खुद इसी की तरह चहकने चहकारने लगा। मैंने मंजूर से पूछा, मंजूर इस मर्तबा भी तुमने मेरे लिए दुआ मांगी थी? नहीं। क्यों? मैं बार बार दुआ नहीं मांगता, एक बार मांगी काफी थी। मुझे मालूम था आप ठीक हो जाओगे। मैंने इसे जरा सा छेड़ने के लिए कहा, तुम तो सबसे कहते रहते हो कि ठीक हो जाओगे, ठीक हो जाओगे, खुद क्यों नहीं दुआ कर घर चले जाते? मैं ठीक हो जाऊंगा। बड़े डॉक्टर जी कहते हैं 1 महीने में मैं चलने फिरने भी लगूंगा। ये देखिए ना, अब मैं ऊपर नीचे हो सकता हूँ। वाह वाह मंजूर मियाँ वाह, 1 महीना क्या यूं गुजर जाएगा। यूं गुजर जाएगा। 1 महीने से ज्यादा अरसा गुजर गया। इस दौरान अख्तर के दिल पे 2-3 दौरे और थे, जो ज्यादा गहरे नहीं थे। उसकी हालत ठीक थी,
कमजोरी दूर हो रही थी, आसाम में पहले सा तनाव नहीं, दिल की रफ्तार नहीं थी। डॉक्टरों का ख्याल था कि वो खतरे से बाहर, मगर उनका ताज्जुब बदस्तूर कायम था कि आखिर बच कैसे गया। मैं दिल ही दिल में हंसता था। मुझे मालूम था कि मुझे बचाने वाला कौन है। वो कोई इंजेक्शन नहीं था, कोई दवा नहीं थी, वो मंजूर था, अपंग मंजूर, जिसका निचला धड़ बिल्कुल बेकार हो चुका था और जिसे यह खुशफहमी थी कि उसके दोस्त के बेजान लोथड़े में जिंदगी के आसार पैदा हो रहे। मंजूर और अख्तर की दोस्ती बहुत बड़ी थी। मंजूर अख्तर की नजरों में मसीहा का रुतबा रखा, क्योंकि उसने उसको दोबारा जिंदगी अता की थी। उसके दिलो दिमाग से वो तमाम काली बादल हटा दिए थे जिनके साए में वो इतनी देर तक घुटी घुटी जिंदगी बसर कर रहा था। उसकी नाउमीदी उम्मीद में तब्दील हो गई थी। उसे जिंदा रहने में दिलचस्पी हो गई थी। वो चाहता था कि बिल्कुल ठीक होकर अस्पताल से निकले और एक नई सेहतमंद जिंदगी बसर करनी शुरू करे। उसे बड़ी उलझन होती थी जब वो देखता था कि मंजूर वैसे का वैसा है। उसके अपंग हिस्से पर हर रोज मालिश होती। जूझू वक्त गुजरता था, अख्तर की सेहत अच्छी हो रही। ये उसके लिए कहीं ना कहीं हैरत और उलझन का कारण था। देखिए, आप उसे यहाँ से ले जाइए। अब उसका इलाज यहाँ नहीं हो सकता। मंजूर को सिर्फ इतना पता चला कि अब उसका इलाज अस्पताल की बजाय घर पर और वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। उसे इस बात का सख्त सदमा पहुंचा। वो घर नहीं जाना चाहता। एक दिन अख्तर ने उससे पूछा, तुम अस्पताल में क्यों रहना चाहते हो? घर जाऊंगा तो वहाँ अकेला रहूंगा। अब्बा दुकान पर जाता है, अम्मी दूसरों के घर में जाके कपड़े सीती है। वहाँ किससे खेला करूंगा, किससे बात क्या करूंगा? तुम अच्छे जो हो जाओगे मंजूर मियाँ, चंद दिनों की तो बात है। फिर बाहर अपने दोस्तों के साथ खेला करना, स्कूल जाया करना। नहीं नहीं मंजूर, रो मत मंजूर। मंजूर 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 बेटा। शाम को हाउस सर्जन ने आकर अख्तर को बताया कि बड़े डॉक्टर ने उसे रिलीज का ऑर्डर दे दिया, वह सुबह जा सकता। मंजूर सुना तो बहुत खुश हुआ। उसने इतनी बातें की कि थक गया। हर नर्स को, हर डॉक्टर को, हर जमादार को उसने बताया भाईजान अख्तर जा रहे हैं। रात को भी वो अख्तर से देर तक खुशी से भरपूर नन्ही नन्ही मासूम बातें करता रहा। आखिर सो गया। अख्तर जागता रहा और सोचता रहा कि मंजूर ठीक नहीं होगा। क्यों? दुनिया में ऐसी कोई दवा मौजूद नहीं जो इस प्यारे बच्चे को तंदुरुस्त कर दे। उसने उसके लिए सच्चे दिल से दुआ की, मगर उसे यकीन था उसकी ये दुआ कबूल नहीं होगी, क्योंकि उसका दिल मंजूर सा पाक कैसे हो सकता था। मंजूर और मेरी जुदाई के बारे में सोचते हुए मुझे बहुत दुख होता। मुझे यकीन नहीं आता कि कल मैं इसे छोड़कर चला जाऊंगा और अपने नए जीवन के निर्माण में व्यस्त होकर इसे अपने दिलो दिमाग से उड़ा दूंगा। क्या ही अच्छा होता कि मंजूर के अस्सलाम वालेकुम सुनने से पहले ही मैं मर जाता। ये जीवन, ये नया जीवन जो उसकी देर है, अब मैं किस मुंह से उठाकर अस्पताल से बाहर जाऊंगा। सोचते सोचते अख्तर सो गया। सुबह देर से नर्से वार्ड में इधर से उधर तेजी से चल रही। उसने करवट बदली और मंजूर की चारपाई की तरफ देखा।
वहां उसके बजाय एक बूढ़ा हड्डियों का ढांचा लेटा हुआ था। एक क्षण के लिए अख्तर पर सन्नाटा छा गया। मजदूर कहाँ है? मजदूर कहाँ है? डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, मजदूर कहाँ है? मंजूर, वो बेचारा तो सुबह 5:30 बजे ही मर गया। मेरी बात सुनकर अख्तर को इतना सख्त सदमा पहुंचा कि उसने समझा कि ये उसका आखिरी दौरा है, मगर उसका ख्याल गलत साबित हुआ। कुछ ही देर में उसे अस्पताल से रुखसत होना पड़ा, क्योंकि उसकी जगह लेने वाला मंजीर दाखिल कर लिया गया था। नमस्कार, मैं अमरनाथ ठाकुर। नमस्कार, मैं वैभव त्रिपाठी। नमस्कार, मैं अनिल कुमार। नमस्कार, मैं शिवम दीक्षित। नमस्कार, मैं प्रियांशु अमन। नमस्ते, मैं ममता कुमारी। नमस्कार, मैं ऋषि गुप्ता, सहायक निर्देशक, म्यूजिक, लाइट